Looking for previous year's questions on heredity and evolution for Class X CBSE and MSB? Ignited Minds Tutorials has got you covered with their latest video. This informative tutorial covers important questions from past exams, providing valuable insight into the topic. Whether you're preparing for the CBSE or Maharashtra State Board exams, this video is a must-watch for a comprehensive review of the subject. With clear explanations and examples, it's a great resource for students looking to enhance their understanding of heredity and evolution. So, don't miss out on this opportunity to brush up on your knowledge and improve your exam performance. Check out the video and stay ahead in your studies. Problems on heredity and evolution. आपका भाई साहब heredity एंड एवोल्यूशन दोनों का ही वैसा कॉमन चैप्टर है. राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिंग लिंक? एक स्पीशी का जब दूसरे स्पीशी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है. ठीक है, तो एक बीच का कनेक्टिंग लिंक है. व्हाट इज इट बेसिकली पीपलम? दिस इज पेरिपेटस विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, डीएनए से एमआरएनए. एमआरएनए होता है आपका मैसेंजर आरएनए. आरएनए के कितने फॉर्मेट्स हैं? हाँ, क्या क्या हैं? एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए. ठीक है, तो टीआरएनए आपका लास्ट फेज होता है, एमआरएनए आपका मैसेंजर होता है. ठीक है, मैसेंजर आरएनए, फिर उसके बाद आपका होता है आरआरएनए एंड देन वी हैव टीआरएनए. Okay, so transfer of information from molecules of DNA to mRNA is called transcription. ठीक है, name the following. I am connecting link between reptila and mammals. What is my name? Duck-billed platypus. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा connecting link between reptila and, so this is duck-billed platypus. What do you mean by the central dogma? Central dogma आपका क्या है? is the process of synthesis of proteins by DNA through RNA. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है भाई साहब DNA से RNA और RNA से फिर भाई साहब आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ये है आपका सेंट्रल डॉग्मा. इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय DNA थ्रू RNA. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? इज द प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस. What is meant by triplet codon? तो आपके ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं. ठीक है, these are basically triplet codon. 3 nucleotides which code for amino acids is known as triplet codon. तो आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कोडिंग से होते हैं, 3 की तिकड़ी बनती है. ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. क्या क्या है आपके? मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और क्या हो जाएंगे भाई साहब? सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर एंड पैलेंटोलॉजिकल. ये आपके तमाम चीजें हैं जिससे हमको एविडेंसेस मिलते हैं कैसे एवोल्यूशन हुआ है या इवॉल्व हुए हैं. वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड कनेक्टिंग लिंक्स आर द अदर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. ये मेन नहीं है. ठीक है, ये मेन नहीं है. मेन आपके क्या क्या है भाई साहब? आपके मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ये सब आपके मेन है. सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, ठीक है, सिमिलैरिटीज इन द फंक्शन ऑफ बोन्स, ये सब आपके भाई साहब मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल हैं. ठीक है, ये आपके. और वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हाँ, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? अभी नहीं है. सो फॉर सम रीजंस दे आर नॉट इन यूज एनीमोर बिकॉज ऑफ विच दे आर नाउ इन अ रिड्यूस्ड साइज विद इन द बॉडी. दे माइट बी डिस्कार्डेड और दे माइट एग्जिस्ट इन द बॉडी. हमारे बॉडी में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स है? निकिटेटिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, एक हो गया आपका निकिटेटिंग मेम्ब्रेन. दूसरा क्या हो गया भाई साहब? हाँ, अपेंडिक्स हो गया. ठीक है, ईयर पिना हो गया. ऑल दिस. ईयर पिना मतलब ये पूरा पार्ट. ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, सुनने में कम से कम कोई यूज नहीं है. ठीक है, ओके. सो दीज आर बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ओके ओके ओके. डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स. 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का. इस पे क्वेश्चन बनना बहुत कॉमन है वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे. ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे दोनों बोर्ड्स में क्वेश्चन बनना बहुत कॉमन है. व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये यूजलेस हो चुके हैं.
वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड, अंडरडेवलप्ड, यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अपेंडिक्स, मसल ऑफ द ईयर पिना, टेल बोन, ठीक है, बॉडी हेयर्स, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड विजडम टूथ आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसको हम अक्ल का दांत बोलते हैं ना। अक्ल का दांत नहीं है ये, मतलब आपके दांतों के आने के बहुत बाद आता है, ठीक है। तो मतलब हमारा सारे दांत गिरते हैं, फिर नए दांत उसमें आते हैं, ठीक है, आफ्टर सर्टेन एज, मतलब जब हम किड्स होते हैं, उसके बाद आपका अकल का दांत आता है, जिसको विजडम टूथ बोलते हैं। इससे अकल नहीं आती है, ठीक है, इसको सिर्फ विजडम टूथ बोला जाता है, मतलब आपके एक लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये आता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, ओके ओके ओके। तो आपका देखो हेरिडिटी में क्या क्या चीजें हैं, देखो हमने पढ़ा था भाई साहब, मेंडल स्टडी, और आपका देखो क्या क्या था, फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप विच मीन्स व्हाट, फिनोटाइप मतलब दिखता कैसे है, और जीनोटाइप मतलब एक्चुअली किन जीन से बना हुआ है। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी रहा तो उसका फिनोटाइप टॉल होगा, लेकिन जीनोटाइप क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगोस टॉल। अगर दोनों भी टी कैपिटल हुए तो होमोजाइगोस टॉल, ठीक है। अगर भाई साहब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगोस टॉल, और दोनों भी स्मॉल टी हो गए तो होमोजाइगोस ड्वार्फ, ठीक है। तो ये जीनोटाइप है, ठीक है, ओके। सो आपका F1 जनरेशन, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी विथ रेड एंड व्हाइट फ्लावर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं हम, फटाफट बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे। कितने कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं पी प्लांट में, 7, ठीक है। अगर इन 7 में से हमने किसी एक को कॉन्ट्रास्टिंग रखा और बाकी 6 को सेम रखा तो उसको अपन बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अगर आपने 2 को अलग रखा बाकी 5 को सेम रखा तो उसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है भाई साहब, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप भी आपका क्या हो जाएगा, बोलो बोलो ना बोलो, ये हो जाएगा आपका 4:0, और जीनोटाइप भी आपका क्या होगा, 4:0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉल 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 टॉल, और ये टॉल, और मतलब ऐसा आ जाएगा आपका, है ना। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में भी रेशियो आपका क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन में बच्चा बाटी, F1 जनरेशन मतलब पहला फिलियल जनरेशन, द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इट विल गिव यू 4:0। क्लियर है, क्या इसको यूनिट स्क्वायर के डायग्राम से समझाना जरूरी है, और यू कैन कॉम्प्रीहेंड। अरे भाई साहब, जब आप पहला हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो लेट्स से आपने मेल और फीमेल का यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अ यूनिट स्क्वायर, और इसमें अपन ने क्या किया है भाई साहब, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, टॉल, ठीक है, ड्वार्फ, टॉल, टॉल ड्वार्फ, ये हो गया टॉल टॉल। आपका एक में डिफरेंस है ना, बाकी 5 कैरेक्टर सेम है, तो यहाँ पे टॉल, प्योर टॉल को आपने प्योर डॉफ के साथ ब्रीड कराया है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सब सेम है। तो यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका ये जो है दिस विल स्प्रेड इनटू एलेलीज। तो आपका ये हो गया भाई साहब टी, ठीक है, और एक दूसरा टी, इससे 2 टी जनरेट होंगे, स्मॉल 2 टी जनरेट हो गए भाई साहब आपके, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन हो रहा है भाई साहब, इसका कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देगा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कॉम्बिनेशन आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। तो लगभग आपको देखो सबके सब क्या हो गए, हेटेरोजाइगोस टॉल, ठीक है। तो अगर हम जीनोटाइप, तो अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो सबके सब क्या है भाई साहब, फिनोटाइप मतलब क्या हो गया, टॉल, ठीक है, टॉल इज टू ड्वार्फ, टॉल इज टू ड्वार्फ, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 4:0। फर्स्ट फिलियल जनरेशन के बाद आपका फिनोटाइप क्या हो गया, 4:0, ठीक है। और आपका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, बोलो, जीनोटाइप मतलब क्या होता है, होमोजाइगोस या हेटेरोजाइगोस। ये क्या है भाई साहब आपका, होमोजाइगोस, ठीक है, होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस, ठीक है। तो सबके सब आपके क्या है, हेटेरोजाइगोस टॉल है, तो 4:0 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दोनों भी रेशियोज, फिनोटाइप और जीनोटाइप, 4:0 ही होगा, क्लियर है, ओके। नाउ अगर हम भाई साहब F2 जनरेशन में आते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, F2 जनरेशन में आपका देखो पहला जनरेशन का प्रोडक्ट आपका क्या आया, यही आया है ना। अभी F2 जनरेशन में मतलब आप आ रहे हैं तो इसका इसके साथ ब्रीडिंग कराएंगे अपन, ठीक है। तो प्यूनेट स्क्वायर अगर अपन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका फीमेल और ये हो गया आपका मेल, ये हो गया टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया 2 कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया 2 स्मॉल टी, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, अभी आप बताइए फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, ये हो गया टॉल तो ये हो गया 1, ये हो गया भाई साहब टॉल तो ये हो गया 2, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, और ये हो गया भाई साहब टॉल तो ये हो गया 3। तो फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो कितना हो गया भाई साहब आपका 3:1। जीनोटाइप रेशियो पे आते हैं, ठीक है। तो प्योर होमोजाइगोस टॉल इज 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई साहब हेटेरोजाइगोस टॉल तो 2, होमोजाइगोस ड्वार्फ तो दैट विल बी 1। ये हो गया आपका जीनोटाइप रेशियो, ये हो गया आपका फिनोटाइप और ये हो गया आपका जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। क्लियर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ओके। सो दिस इज फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया बोलो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:1, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका। अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस में आते हैं हम। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 फीचर्स में भाई साहब डिफरेंस है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमने ले लिया यहाँ पे देखो टॉल सीड्स, ठीक है, इसका भाई साहब टॉल और अपन ने ले लिया लेट्स से राउंड ले लिया और यहाँ पे भाई साहब रिंकल्ड, ठीक है, इनको बीट करा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 तो इधर हो गए, ये बाकी सब दोनों सेम है, इन दोनों में भाई साहब डिफरेंस है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी पहले हम इसको देख लें भाई साहब, इसमें क्या क्या एलएलईज प्रोड्यूस होंगे बोलो, एक होगा आपका TR और दूसरा क्या होगा आपका भाई साहब वो भी TR होगा, है ना। यहाँ पे क्या क्या एलएलईज प्रोड्यूस हो सकते हैं बोलो, स्मॉल TR और दूसरा भी आपका क्या होगा स्मॉल TR, ठीक है। फटाफट से प्यूनेट स्क्वायर बना लेते हैं भाई साहब, ठीक है। इफ वी कंस्ट्रक्ट अ प्यूनेट स्क्वायर तो आपका ये मेल स्पीशीज और ये फीमेल स्पीशीज, तो यहाँ पे कैपिटल T और स्मॉल r इन दोनों से बना होगा ये, है कि नहीं, ठीक है। कैपिटल T और कैपिटल T एंड कैपिटल R, यहाँ पे भाई साहब किससे बना है स्मॉल t एंड स्मॉल r, तो यहाँ पे बोलो आपका ओके TR, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, नहीं ये क्या हो गया, क्या कर डाला मैंने, F1 जनरेशन ना, तो F1 जनरेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, एलएलईज भाई साहब आपकी क्या क्या हो गई, एलएलईज हो गई भाई साहब आपका T कैपिटल T R स्मॉल t एंड R, कैपिटल T स्मॉल t, हाँ यही बचेगा ना, और तो कुछ बचेगा नहीं ना, ठीक है। F1 जनरेशन अगर अपन देखेंगे तो किसमें से क्या बन जाएगा, दिस विल बी व्हाट कैपिटल T कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r, सब यही हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम विल बी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिनोटाइप रेशियो कितना हो गया बोलो, तो ये आपको इसको अगर सही से लिखना है तो ये T और ये R, तो ये क्या हो गया होमोजाइगोस टॉल और ये क्या हो गया भाई साहब होमोजाइगोस राउंड, सॉरी हेटेरोजाइगोस टॉल हेटेरोजाइगोस राउंड, सबके सब यही होंगे, तो सबका फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:0 एंड ये भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा 4:0, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो भी, ठीक है। तो आपका भाई साहब गिव्स राइज टू दिस। F1 जनरेशन में भाई साहब क्या आ जाएगा F1 जनरेशन में, तो अगर हम F1 जनरेशन में आते हैं मतलब T R R इंटू T R R, क्लियर है। तो इसमें भाई साहब क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक T का कैपिटल R के साथ, ठीक है, एक T का स्मॉल r के साथ, एक स्मॉल t का स्मॉल r के साथ,
और एक स्मॉल टी का कैपिटल आर के साथ, ठीक है। इसका भी वही बनेगा। अभी अगर अपन पीनेट स्क्वायर बनाते हैं भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब मेल एंड दिस इज फीमेल, तो ये हो गया टी आर, दिस इज टी स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल टी कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम सीक्वेंस में इधर भी लिखेंगे अपन, ठीक है, इधर भी लिखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, टी आर, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी, दिस कैपिटल टी कैपिटल आर, टी टी आर आर। ये हो गया भाई साहब आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, टी टी आर आर, ठीक है, टी टी आर आर, टी टी आर आर, यहाँ पे टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया भाई साहब आपका। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब फिनोटाइप रेशियो में। ये क्या होगा, टॉल एंड राउंड। फिनोटाइप रेशियो आपका क्या हो जाएगा, देखो टॉल एंड राउंड, ये एक हो गया भाई साहब, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बोलो, टॉल एंड रिंकल्ड, ये दूसरा हो गया भाई साहब। और तीसरा क्या होगा बोलो, ड्वार्फ एंड राउंड, ड्वार्फ एंड राउंड, दिखता कैसे है, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। चलिए भाई साहब टैली मार्क्स करते हैं यहाँ पे, टॉल एंड राउंड 1, ठीक है। और कोई दिख रहा है टॉल एंड राउंड, नहीं। टॉल एंड राउंड, ये भी भाई साहब टॉल एंड राउंड होगा, है ना, ये भी टॉल एंड राउंड होगा। और बोलो भाई साहब टॉल एंड राउंड, और टॉल एंड राउंड, ठीक है, टॉल एंड राउंड, ओके, टॉल एंड राउंड 5, टॉल एंड रिंकल्ड हो गया ना, टॉल एंड रिंकल्ड, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। टॉल एंड राउंड 6, टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल एंड रिंकल्ड भाई साहब ये हो गया, ठीक है। टॉल एंड राउंड अगेन 7, ठीक है, टॉल एंड राउंड अगेन 8, ठीक है। यहाँ पे ड्वार्फ एंड राउंड, ड्वार्फ एंड राउंड हो गया ये भाई साहब, ये ड्वार्फ एंड राउंड, ठीक है, दिस विल बी ड्वार्फ एंड राउंड, तो ये भी भाई साहब ड्वार्फ एंड राउंड। टॉल एंड राउंड, ठीक है, सो दिस विल बी 1 मोर, टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल एंड रिंकल्ड भाई साहब हो गया। ड्वार्फ एंड राउंड, टॉल एंड रिंकल्ड बोला ना मैंने, टॉल एंड रिंकल्ड यहाँ पे होगा, ड्वार्फ एंड राउंड यहाँ पे, ठीक है। ओके, ड्वार्फ एंड राउंड हो गया ना, ये हो गया ना भाई साहब। फिर दिस विल बी ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 9, 3, 3 और ये 1, ठीक है। तो आपका फिनोटाइप रेशियो कितना हो रहा है, फिनोटाइप रेशियो इज 9:3:3:1। अभी जीनोटाइप रेशियो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, लुक एट दिस पीपल, जीनोटाइप रेशियो में क्या क्या आएगा, जीनोटाइप रेशियो, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो एक हो गया भाई साहब आपका होमोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस ड्वार्फ, ये एक हो गया भाई साहब, ठीक है। दूसरा क्या बोलो, होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस ड्वार्फ, ठीक है, क्लियर है। होमोजाइगोस टॉल और हेटेरोजाइगोस ड्वार्फ, हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस ड्वार्फ, ऐसा हो सकता है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। और क्या हो जाएगा बोलो, देखो एक काम करो यहाँ पे भाई साहब, जैसे जैसे तुम्हारा निकलता जा रहा ना वैसे करते जाओ। ये वाला क्या होगा बोलो, होमोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस राउंड, ठीक है। ओके, तो होमोजाइगोस टॉल एंड
होमोजाइगोस राउंड, होमोजाइगोस राउंड, ठीक है, इसमें डालो 1, ठीक है। ये बताओ क्या हो जाएगा, TTRR, तो ये हो गया भाई साहब TTRR, होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड। तो होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, ये कितना हो गया भाई साहब 1। ये बोलो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगोस टॉल, हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस राउंड, होमोजाइगोस राउंड, ठीक है। ये भी कितना हो गया 1, है ना, इन तीनों को कंसिडर किया हमने। ये बोलो क्या हो जाएगा, दिस विल बी हेटेरोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, ठीक है। ये कितना हो गया बोलो 1, ठीक है। ये वाला बोलो क्या हो जाएगा, होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, है कि नहीं, तो ये हो गया 1, ठीक है, क्लियर है। ये वाला बताओ, होमोजाइगोस टॉल एंड है, ओके, ये होगा भाई साहब आपका होमोजाइगोस टॉल, होमोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस रिंकल्ड, होमोजाइगोस रिंकल्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 1, है ना, होमोजाइगोस रिंकल्ड, होमोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस सॉरी हेटेरोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, ये वाला हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस, तो ये हो गया आपका हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस रिंकल्ड, ये कितना हो गया भाई साहब 1, ठीक है। हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस रिंकल्ड, ओके। और बोलो भाई साहब यहाँ पे होमोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस राउंड, हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस राउंड, ये हो गया 1, ठीक है। होमोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस राउंड, ये हो गया 1, ठीक है। नहीं, हेटेरोजाइगोस होगा ना, हेटेरोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, इस पे आ जाएगा ना, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, होमोजाइगोस ड्वार्फ, होमोजाइगोस ड्वार्फ एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, ठीक है। होमोजाइगोस ड्वार्फ एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, एंड होमोजाइगोस राउंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी होमोजाइगोस ड्वार्फ एंड होमोजाइगोस सॉरी हेटेरोजाइगोस राउंड, ठीक है। सो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 1, ठीक है। ओके, अगेन होमोजाइगोस टॉल सॉरी हेटेरोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, तो इसमें इतना आ गया भाई साहब। फिर ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, होमोजाइगोस टॉल सॉरी हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस रिंकल्ड, ये वाला ना, ठीक है। ये आ गया भाई साहब, दिस विल बी हाँ हेटेरोजाइगोस टॉल एंड होमोजाइगोस रिंकल्ड। और क्या हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी होमोजाइगोस ड्वार्फ एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका होमोजाइगोस ड्वार्फ एंड होमोजाइगोस राउंड, ये हो गया भाई साहब। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या, हाँ ठीक है, चलिए ये वाला 1 है, ठीक है। सो 1:2:2:4:2:1:1 ये लंबा रेशियो होगा भाई साहब ये आपका, ठीक है। दिस विल बी अ लॉन्ग रेशियो, 1:2:2:4:2:1:1:1:1, ये आपका F2 जनरेशन हो रहेगा, ठीक है। ओके, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। व्हाट इज डीएनए, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब आपका, डीएनए इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऑब्वियसली, ठीक है। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स में 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर इज बेसिकली द सेक्स क्रोमोसोम व्हिच डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड वेदर इट इज मेल और फीमेल। वेयर इज डीएनए फाउंड इन अ सेल, डीएनए इज फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस, तो सेल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। व्हाट इज हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स of making protein in the cells. Cellular DNA is the information source for making proteins in the cell.
ठीक है, इसको अपन सेल्यूलर डीएनए बोलते हैं। गिव द रिस्पेक्टिव साइंटिफिक टर्म्स यूज्ड फॉर स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड, इसको अपन क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, इसको अपन बोलेंगे एवोल्यूशन। ठीक है, नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स का इवॉल्विंग होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, ओके ओके ओके। नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन पॉपुलेशन, व्हाई? ठीक है, इवन इफ दे आर ट्विंस, एब्सोल्युटली अलाइक नहीं होंगे। ठीक है, सो नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन द पॉपुलेशन बिकॉज वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू डीएनए कॉपिंग। तो आपका वेरिएशन होगा ही होगा, जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो वेरिएशन होता ही है। इवन इफ दे आर ट्विंस देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन देम। ठीक है, ओके। हाउ डज कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज हेल्प्स इन एवोल्यूशनरी स्टडीज? मेरी बेटी अभी एक कंपटीशन का एग्जाम का भर रही थी फॉर्म, तो उसमें एक क्वेश्चन है एनटीए में, ये आईआईटी वालों के लिए, नीट वालों के लिए, सबके लिए रहता है। उसमें एक क्वेश्चन है कि आपके ट्विन्स हैं क्या, आप लोग ट्विन्स हैं क्या? अगर ट्विन होगा तो बहुत लाजमी है कि फेस भी सेम ही हुआ। ठीक है, और अगर भाई साहब लेट्स से दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं तो सेम ही होगा ना भाई साहब। एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे पहचानेंगे? ऑब्वियसली बात है भाई साहब। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में भाई साहब आपका एक क्वेश्चन है, डू यू हैव ट्विन्स? अगर ट्विन्स है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है वहाँ पे, वरना पकड़े जाएंगे। ठीक है, यू विल बी कॉट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्योंकि दो लोगों का भाई साहब एग्जामिनेशन हुआ रहेगा, दोनों के अलग अलग नाम होंगे, है ना, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अलग अलग हुआ। हालांकि आधार कार्ड में पता चल ही जाता है कि एकदम अलाइक आपके ट्विन कोई हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। सो उसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं उसमें आपका एक्चुअली फोटो अपलोड होता है। ठीक है, फोटो अपलोड होता है, क्योंकि वो आपका स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है, वो भाई साहब इतने लाखों लोग दे रहे हैं, उसमें कौन कहाँ से आ रहा है उसका दो ही आइडेंटिफिकेशन होगा भाई साहब, आधार कार्ड और भाई साहब आपका फोटोग्राफ। अभी फोटोग्राफ जो है उसमें समझ लो भाई साहब एक लड़की है जो बिल्कुल भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है और दूसरी है भाई साहब बहुत स्टूडियस है, तो ये इसको रिप्लेस करके भाई साहब एग्जाम दे सकती है ना। ठीक है, तो ये हो सकता है, दिस कैन हैपन। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन दे डू दिस। हाउ डज कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज हेल्प्स इन एवोल्यूशनरी स्टडीज? कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज gives a direct estimate of how much the DNA has changed during the formation of these species. तो कितना evolution हुआ है, कितने changes आए हैं। Thus it helps to create to a great extent in tracing the evolutionary pathways. तो कैसे कैसे evolution हुआ है DNA के pathway से हमको पता चलता है। How do genes control traits? Genes carry information for producing proteins which in turn control the various body characteristics. तो जीन्स में भाई साहब इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स के रिलेटेड एंड दिस इन कंट्रोल्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हेन अ ब्लैक गिनी पिग इज क्रॉस्ड विद अ वाइट गिनी पिग, ठीक है, व्हाट कलर्ड पिग्स आर ऑब्टेन्ड इन F1 इफ ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट? तो हमेशा आपके F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कभी भी आपका डोमिनेंट ही आएगा फिनोटाइप में। हालांकि जीनोटाइप में हेटेरोजाइगोस कंडीशन डेवलप होगी, लेकिन डोमिनेंट विल ऑलवेज बी प्रोमिनेंट इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, आपको रिसेसिव मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रे कभी नहीं हो सकता, तो ब्लैक क्योंकि डोमिनेंट है, ठीक है, तो इट विल बी ब्लैक F1 जनरेशन में। ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय द F1 जनरेशन? ठीक है, तो आपका F1 जनरेशन में ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल, TT हो जाएगा। ठीक है, इफ द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, उसको खाना नहीं दिया गया है, उसका वेट रिड्यूस हो गया, द प्रोजेनी एलिफेंट्स विल नॉट हैव लो वेट, गिव रीजन? क्योंकि ये आपका एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ लो भाई साहब आपने बहुत अपने आप को एथलीट की तरह ट्रेन किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो बच्चे होंगे वो भी एथलीट होंगे। ठीक है, बिकॉज आपने अपने आप को उतना डिसिप्लिन किया है, आपने अपने आप को उतना टाइम दिया है, उतना एक्सर्शन किया है, तब जाके आपकी एथलेटिक बॉडी हुई होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे भी एथलेटिक बॉडी के हो, क्योंकि वो आपका एक्वायर्ड ट्रेट है, इट्स नॉट अ नेचुरल ट्रेट। ठीक है, वो आपका एक्वायर्ड ट्रेट है। दिस इज बिकॉज, तो आपका भाई साहब ये क्यों होता है? डिक्रीज इन वेट विल नॉट कॉज अ चेंज इन द डीएनए। डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा और डीएनए ही आगे जाता है आगे की पीढ़ी को। ठीक है, ऑफ जर्म सेल्स टू विच दिस चेंज कैन नॉट बी इनहेरिटेड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे चूहों की पूंछों को काट दिया गया था। ठीक है,
कुछ चूहों को रखा गया था, उनकी पूंछों को काट दिया गया था। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो बच्चे पैदा होंगे इनके, क्या पूंछ कटे हुए चूहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि दे वर नॉर्मल, जैसे चूहे थे, ठीक है। तो भाई साहब आपके किसी भी इवेंट से आपका डीएनए में चेंजेस नहीं आते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। रेडियो एक्टिव की क्षमता है आपके डीएनए में चेंज करने के लिए। अदरवाइज नॉर्मल इवेंट्स के, आपके स्टारवेशन से, या आप बहुत ही ऐसे मतलब बहुत एक्सर्शन से गुजरे हैं, या आपने बहुत अपने आप की बॉडी को ट्रेन किया, ये सब तो कुछ असर डीएनए पे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन रेडियो एक्टिव का आएगा। इसीलिए देखो जब इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो काफ़ी जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी वहाँ पे, ठीक है, व्हेन द गैस लीकेज हैपेंड मैनी वेर इम्पैक्टेड एंड मैनी चिल्ड्रन वेर परमानेंटली हैंडीकैप्ड बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड वो अंदर पॉइजन क्रिएट करता है और यहाँ पे डीएनए को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो दैट कैन हैपन। ओके, इन अ क्रॉस बिटवीन येलो सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स ऑफ पी प्लांट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो कि किस टाइप का क्रॉस है ये, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में भाई साहब आपका सेकंड में क्या आता है, 9:3:3:1, ठीक है। ओके, इन टर्टल हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर। अच्छा, ऐसे कुछ स्पीशीज होते हैं और अच्छा है कि हमको ये ऑप्शन नहीं मिला है, वरना हम जैसे मनहूस क्रीचर्स, ह्यूमन बींग्स, हम सिर्फ लड़के ही होते हैं। ऐसे भी जो लड़कियां हैं उनकी हम हत्याएं कर रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ को मिला हुआ है, स्पेशली रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, कि वो अंडों पे कितनी देर तक बैठते हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल। लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी, मतलब अगर हमको ये ऑप्शन दिया हुआ होता तो भाई साहब हमने कवाड़ा कर दिया होता है ना। ओके, सो इन टर्टल हाई इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब अंडों पे बैठने का टाइम, ठीक है। टेम्परेचर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग। ज़्यादा देर तक अगर मादा या माँ जो है अपने अंडों पे बैठी रहेगी बिफोर दे आर हैच्ड, तो इट विल लीड टू फीमेल ऑफस्प्रिंग। ऑन द अदर हैंड इन लिजर्ड्स हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग। तो लिजर्ड्स के जो अंडे होते हैं, छिपकलियों के जो अंडे होते हैं, ज़्यादा देर तक अगर वो अपने अंडे पे बैठेंगे तो इसमें मेल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे। What determines the sex of the offspring in these examples? In these examples, temperature is the determining factor. तो टेम्परेचर उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अंडे के अंदर जो भी जिस चीज़ की परवरिश हो रही है उसको कितना टेम्परेचर मिल रहा है उसके ऊपर से भाई साहब उस स्पीशी का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। Which the fertilized eggs are incubated determines whether the offspring will be a male or a female. What is a gene? Gene is a part of DNA that encodes the instructions that allow a cell to produce a specific protein or enzyme, ठीक है। तो जीन क्या होता है भाई साहब, डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है, which allows एक स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम। ओके, what are characteristics? Give an example. So characteristics are details of appearance, ठीक है। What are characteristics? Characteristics are details of appearance of behavior. In other words, a particular form of a particular function. Presence of 4 limbs in humans is an example of characteristic. तो 4 लिम्ब अगर होते हैं humans में तो that is an example of characteristic. Where are the genes located? What is the chemical nature of the gene? Genes are located on chromosomes. तो आपके genes का location किस में होता है? chromosomes में. In linear sequence and at fixed positions. Chemically, genes are made up of nucleic acids that constitute DNA. Why will each gamete contain only one gene set? हर एक गैमेट का भाई साहब एक ही जीन सेट क्यों कंटेन करता है? द जीन्स कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। हेंस गैमेट इज ऑलवेज प्योर एज फार एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एंड विल पोजेस ओनली वन जीन सेट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब एक गैमेट में एक से ज़्यादा जीन का सेट आ जाए, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स शोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरी लिटिल वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर। भाई साहब वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, वेरिएशन का स्कोप क्या होगा? मतलब एक बडिंग हो गया या फ्रैगमेंटेशन हो गया, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? उसमें बेसिकली उसी ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म निकल रहा है। तो यहाँ पे जो जीन्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्व है, तो वेरिएशन का होना लगभग असंभव है। इसीलिए whenever you get a bacterial infection, it is easy to get rid of it than a viral infection.
बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपका एक टाइप का बैक्टीरियाज है, और ज़्यादा करके बैक्टीरियाज का आपका मतलब दैट दे डेवलप बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक ही दवाई हजारों को मारने के लिए काफ़ी है, वायरस में ऐसा नहीं होता वैसा, ठीक है। ओके, organisms showing asexual reproduction show very little variation. There are minor variations generated, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है डीएनए कॉपिंग में वेरिएशन आएगा ही, ठीक है, एकदम हूबहू कॉपीज नहीं हो सकती। इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई साहब, ठीक है, जाइए। ओके, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड बिकम मोर एक्सटेंसिव, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भाई साहब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड बिकम मोर एक्सटेंसिव। द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज गेनिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडिया में भाई साहब आपका सबको भाई साहब इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, और सबने ये प्रण कर लिया कि अभी हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिशर से कंप्लीट मुक्ति चाहिए, ठीक है, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट, ठीक है। Accordingly, the British government started preparing various plans for granting independence to India. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि देर सवेर हमको भाई साहब इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स। ओके, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। सेक्युलरिज्म मतलब क्या है? सारे धर्मों के लिए समान भावना, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं भाई साहब सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट हुई, आईएनसी मतलब हो गया आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई टू गिव मोमेंटम टू द फ्रीडम स्ट्रगल। आपके फ्रीडम स्ट्रगल को बढ़ावा देने के लिए एक नया बॉडी का स्थापना हुआ जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। टू वीकेन दिस मूवमेंट द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो अभी ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई साहब सब लोग चारों तरफ से इंडिपेंडेंस में पार्ट ले रहे हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं, तो इसको कैसे तोड़ा जाए? तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लाई डिवाइड एंड रूल की, ठीक है। अब इस डिवाइड एंड रूल से क्या होता है भाई साहब? डिवाइड एंड रूल से क्या होता है कि मतलब फूट डाल दो, क्योंकि इंडिया में रिलीजन एक बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, और हिंदू और मुस्लिम में पहले से ही तनाव है। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने बोला कि लेट्स क्रिएट अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल between Hindus and Muslims, ठीक है। Its consequence was established by the Muslim League, तो मुस्लिम लीग ने इसका consequence establish किया। In 1930, Dr. Muhammad Iqbal, a well-known poet, put forth the thought of an independent Muslim state. Later, चौधरी रहमत अली put the idea of Pakistan. तो धीरे धीरे अभी ये बीच पनपने लगा कि भाई साहब मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट चाहिए या एक सेपरेट कंट्री चाहिए। वी कैन नॉट बी द इंडियंस एनी मोर, ठीक है, तो इनको एक अलग से स्टेट चाहिए, और इसी से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ही इज नोन एज द क्यूरेटर ऑफ पाकिस्तान। उसको जरा स्विच को बंद कर दो, क्या चार्जर का स्विच, ठीक है। तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, इनको हम बोलते हैं कि इन्होंने ही पाकिस्तान को बनाया, ठीक है। ओके, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर मतलब होता है लॉयर, ठीक है, पुट फोर्थ द टू नेशन थियरी एंड डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम नेशन नेम्ड पाकिस्तान। इन्होंने सीधा सीधा भाई साहब एक अलग स्टेट का डिमांड किया, द नेम ऑफ द स्टेट शुड बी पाकिस्तान। क्लियर है? ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ओनली अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, द मुस्लिम्स हैव नो बेनिफिट ऑफ इट। सच काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा वाज स्टार्टेड बाय बैरिस्टर जिन्ना एंड मुस्लिम लीग। तो बैरिस्टर जिन्ना ने बोला कि भाई साहब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदुओं का है, मुस्लिम्स के किसी भी राइट को यहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, और अगर इन्होंने अपनी सरकार बना ली और फ्रीडम हुआ तो हमको इग्नोर किया जाएगा। सो लेट्स डिमांड अ सेपरेट स्टेट ऑल टुगेदर। इसका जो बीज था इसको बहुत पहले ही इम्प्लांट कर दिया गया था, और इसका बीज था डिवाइड एंड रूल का, जो ब्रिटिशर्स ने पहले से ही डाल के रखा था। तो फूट धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस की तरफ आगे जाने लगे, जैसे जैसे हम एक ऐसे प्रोसेस की तरफ जाने लगे जहाँ पे भारतवर्ष ब्रिटिशर्स से मुक्त या आज़ाद हो जाए, साथ ही पैरेलली इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण का प्रोसेस भी चलने लगा, ठीक है। सो देयर वाज अ पैरेलल मूवमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, विच वाज हैपनिंग अलॉन्ग विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। आज़ादी के लिए तो लोग लड़ ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली एक लड़ाई चल रही थी हिंदूज और मुस्लिम्स में टू हैव अ सेपरेट स्टेट ऑल टुगेदर, एंड दैट वुड बी द बेस ऑफ क्रिएटिंग टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान।
क्लियर है? ओके सो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वाज बेसिकली द मेन पर्सन हु वाज इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है? ओके, वेवेल प्लान, तो आपका देखो कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भी ऐसे प्लान्स दे दिए जिसने हमको वीक कर दिया। इन जून ऑफ 1945 लॉर्ड वेवेल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्रू अ प्लान, तो ये भाई साहब वाइसरॉय थे इंडिया के और जून 1945 में इन्होंने एक प्लान बनाया। देयर वर डिफरेंट प्रोविजंस इन दिस प्लान। Accordingly, some of its provisions were that in central and provincial legislatures, Muslims, Dalits and minorities should be given proper representation and there will be equal number of Hindu and Muslim members in Viceroy's Executive Council. ठीक है? So accordingly, some of its provisions, क्या क्या provisions थे भाई साहब? Muslims को, Dalits को and minorities को should be given proper representation. इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मुस्लिम्स को, दलित्स को और माइनॉरिटीज को, ठीक है? इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अ मीटिंग ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड एट शिमला टू कंसिडर द वेवेल प्लान, ठीक है? तो एक मीटिंग बुलाई गई, सारे जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे उनकी मीटिंग बुलाई गई शिमला में, तो वेवेल प्लान को, ठीक है? तो इसमें वेवेल ने क्या बोला भाई साहब कि जितने भी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मुस्लिम, दलित्स एंड माइनॉरिटी शुड बी गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स। तो मुस्लिम और हिंदू मेंबर्स इक्वल होने चाहिए लेजिस्लेटिव, मतलब असेंबली में, ठीक है? ऐसा वेवेल प्लान था। बैरिस्टर जिन्ना इंसिस्टेड दैट ओनली द मुस्लिम लीग शुड हैव द राइट टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि भाई साहब सिर्फ मुस्लिम लीग का ही हक बनता है, मुस्लिम लीग तभी बन चुका था और इन्होंने बोला कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही जो उनके लीडर्स होंगे उनका चयन कर सकती है, हिंदूज लोग हमारा चयन नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, बट द कांग्रेस अपोज्ड इट, कांग्रेस ने भाई साहब इसका अपोजिशन किया। देयरफॉर द वेवेल प्लान कुड नॉट बी सक्सेसफुल, तो कांग्रेस ने बोला नहीं भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो द वेवेल प्लान वाज नॉट सक्सेसफुल, वेवेल प्लान भाई साहब सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है? ओके, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश रूलर्स वेर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया। तो भाई साहब आपका पहला वर्ल्ड वॉर चला था भाई साहब कहाँ से कहाँ तक? 1914 से 1919 तक आपका पहला वर्ल्ड वॉर चला और 1939 से 1945 तक आपका दूसरा वर्ल्ड वॉर चला। दिस वाज बेसिकली द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड दिस वाज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ? सारे यूरोपियन नेशंस ने भाई साहब एक समझौता किया कि भाई ऐसे ही अगर हमारे अंदर वॉर्स चलते रहे तो वी वुड लीड, मतलब वी वुड बेसिकली लूज अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल एज प्रॉपर्टी, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा और लोगों का भी, ठीक है? तो ऐसा तो सब तबाह हो जाएंगे, तो लेट्स पुट एन एंड टू दिस वॉर। हाउ डू वी पुट एन एंड टू दिस वॉर, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई साहब हम एक ऐसा समझौता करते हैं जिसमें देखो वॉर का मकसद क्या था। अभी देखो उस टाइम पे जो यूरोप था, ठीक है, दिस वाज बेसिकली द एंटायर यूरोप। अभी यूरोप में जो ग्रेट ब्रिटेन है या भाई साहब पोर्तुगल है, ठीक है, या भाई साहब फ्रांस है, इस टाइम पे ये लोग पावरफुल नेशंस थे, दे वर पावरफुल नेशंस। और पावरफुल नेशंस मतलब क्या है? ये जो वीकर नेशंस थे जैसे अफ्रीकन नेशंस, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस या एशियन नेशंस, ठीक है, इन नेशंस पे ये राज करते थे, ठीक है? जैसे ग्रेट ब्रिटेन का राज था इंडिया पे, ठीक है, बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस पे पोर्तुगल का भी राज था, दूसरे अफ्रीकन नेशंस पे कहीं कहीं पे ग्रेट ब्रिटेन का राज था, कहीं कहीं पे फ्रांस का राज था। तो इससे क्या हुआ? जर्मनी जो है, जो इसमें थी, जर्मनी ने बोला ये क्यों हो रहा है और इससे वॉर हुआ, ठीक है? सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इंपेरियलिस्ट नेशन क्यों है, फिर हम भी करेंगे ऐसा, ठीक है? और इसी से वॉर हुआ। इंपेरियलिज्म वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द वॉर, ठीक है? इंपेरियलिज्म मतलब क्या होता है भाई साहब? दूसरे देशों पे राज करने का और दूसरे देशों को लूटने का, ठीक है, दूसरे देशों को गरीब छोड़ देने का, इसको बोलते हैं अपन इंपेरियलिज्म। तो जैसे ग्रेट ब्रिटेन का राज इंडिया पे था, ये ग्रेट ब्रिटेन इज ऑल्सो एन इंपेरियलिस्ट नेशन। तो ये जितने भी तमाम नेशंस थे आपके, जैसे फ्रांस हो गया, पोर्तुगल हो गया, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ऑल दीज वेर बेसिकली इंपेरियलिस्ट नेशंस, ठीक है? और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये एक मेजर रीजन था, दूसरा वर्ल्ड वॉर में भी ये एक मेजर रीजन था, और इसी के चलते समझौता ये किया गया कि भाई साहब अगर ये वॉर खत्म हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू बी रूलिंग एज इंपेरियलिस्ट नेशंस एनीमोर, अभी हम इंपेरियलिस्ट नेशंस नहीं रहेंगे, ठीक है? तो
अगर इंपेरियलिस्ट नेशंस नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेट ब्रिटेन इंडिया पे रूल नहीं कर सकता, और इसी के चलते हमको आज़ादी मिली। ये एक मेन कारण था हमको आज़ादी मिलने का, ठीक है। दे लेफ्ट इंडिया बिकॉज नाउ इट वॉज एन ऑब्लिगेशन फॉर देम टू लीव इंडिया, ठीक है। ओके, सो आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश रूलर्स वेर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया। Why were they in favor to grant freedom to India? Because they knew अभी हमारा क्या बन गया था, UNO बन गया था, United Nations Organization. This was formed in order to curtail the wars that were happening frequently within Europe, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में इतने ज़्यादा वॉर्स हो रहे थे, इसको बंद कराने के लिए एक बॉडी का निर्माण हुआ जिसको अपन बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ये तय किया गया कि भाई साहब ये इंपेरियलिज्म ही मेन कारण है, लोगों पे आक्रोश, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जो गुस्सा या आक्रोश है, इसका मेन रीजन है इंपेरियलिज्म। तो इसको ही खत्म करते हैं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इसको खत्म करने के लिए जितने भी आपके नेशंस हैं जो दूसरे नेशंस पे रूल कर रहे हैं वो वहाँ से हटाए जाएं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ग्रेट ब्रिटेन ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि हम इंडिया छोड़ देंगे। अभी हम नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, तुम्हारा देश तुम्हें मुबारक हो, हम जाएंगे, ठीक है, हम लेकिन तुमको तैयार करके जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। In the parliament, British Prime Minister Attlee clarified the British policy regarding India. तो British Prime Minister Attlee थे, उन्होंने भाई साहब clearly अपना policy रख किया। According to it, the right of Indian people to draft their own constitution was recognized. तो जो भारतीय लोग हैं वो अपना constitution को भाई साहब फिर से draft करें। It was also made clear that the issue of minorities will not come in the way of India's independence. तो minority का issue भाई साहब नहीं आएगा, ठीक है। कौन माइनॉरिटी है, क्या है क्या नहीं, ये इशू नहीं आएगा, एटली ने ये कंफर्म कर दिया। इन मार्च 1946 अ डेलीगेशन ऑफ ब्रिटिश मिनिस्टर्स नेमली पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसको हम क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं, एवी अलेक्जेंडर, पुट फोर्थ इंग्लैंड्स प्लान रिगार्डिंग इंडिया इन फ्रंट ऑफ द इंडियन लीडर्स। तो उन्होंने एक प्लान रखा कि ये देखो हम ऐसे ऐसे तारीख तक इंडिया छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद आपको देश चलाना है, कैसे चलाना है, क्या करेंगे आप, ये हमारा प्लान है। दिस इज कॉल्ड द कैबिनेट मिशन, ठीक है। इन तीन लीडर्स का नाम, इन तीन लोगों का नाम जानना जरूरी है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। दे फॉर्म द कैबिनेट मिशन एंड दे लेड आउट द प्लान फॉर इंडिया टू द इंडियन लीडर्स, ठीक है। इंडियन लीडर्स को इन्होंने ये प्लान ले आउट किया, ओके। सम ऑफ द प्रोविजंस इन द प्लान वेर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस। कुछ ऐसे प्रोविजंस थे which were not acceptable to the Congress। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे प्लान में, कुछ ऐसे भाई साहब वहाँ पे रूल्स थे कि that was not acceptable to the Congress। Similarly, there was no provision of independent state for the Muslims। तो मुस्लिम्स के लिए अलग से स्टेट का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। और इन लोग ये कंटिन्यूसली डिमांड करते हुए आ रहे थे कि इंडिया को कभी भी फ्रीडम मिलेगा तो हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, ये पहले से ही इन्होंने डिमांड रखा हुआ था। तो जो नए स्टेट का निर्माण हुआ, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, सो द मुस्लिम लीग वाज अनसेटिस्फाइड। ये भाई साहब बोर आ गई, ठीक है, नहीं भाई साहब हम इसको नहीं मानेंगे। देयरफॉर कैबिनेट मिशन वाज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड। तो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन वाज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड। डायरेक्ट एक्शन डे, सिंस द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, क्योंकि पाकिस्तान का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा था, since the demand of Pakistan was not being fulfilled, the Muslim League decided for direct action। तो इन्होंने डायरेक्ट एक्शन, मतलब अभी हम ताबड़तोड़ वैसा एक्शन लेंगे। हमारा जो डिमांड है पाकिस्तान का, या हमारा जो डिमांड है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का, ठीक है, ये भारत का निर्माण तो हो रहा है, इंडिया भी रिलीज हो रही है, फ्रीडम मिल रहा है, लेकिन हमको जो अलग से एक राष्ट्र चाहिए, हमको जो एक अलग से नेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दे कॉल्ड इट एज डायरेक्ट एक्शन। अभी हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, ठीक है। Accordingly, 16th of August 1946 was declared to be observed as Direct Action Day, ठीक है। इसको भाई साहब डायरेक्ट एक्शन डे बुला गया by the Muslim League, ठीक है। The followers of Muslim League resorted to violent ways। अभी ये भाई साहब रास्ते पे उतर आए तलवार लेके, ठीक है। वायलेंट वेज अडॉप्ट किया इन्होंने, ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग, जितने भी मुस्लिम लीग के फॉलोअर्स थे, दे नाउ अडॉप्टेड वायलेंट वेज। देयर वेर हिंदू मुस्लिम राइट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग जगहों पे बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम राइट्स होने लगे, ठीक है, ओके। देयर वेर मैसेकर्स इन द नोकाली रीजन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो मैसेकर्स मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का मारे जाना, ठीक है, काउंटलेस लोग मारे जा रहे हैं, लाशों का पहाड़ जलाया गया, ठीक है। देयर वेर मैसेकर्स इन द नोकाली रीजन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल
To stop this violence, Gandhiji went there without giving any thought to his own life. He tried his best to establish peace there. ठीक है, तो गांधी जी गए वहाँ पे सब में पीस लाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग किसी की सुने या ना सुने, सब लोग गांधी को सुनते थे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे जाकर समझौता करने की कोशिश की, सबको समझाने की कोशिश की, क्योंकि तभी तनावपूर्ण स्थिति थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, रास्तों पे लाशों का ढेर था। ठीक है, इट वॉज अ वेरी मतलब एक बहुत ही बेकार परिस्थिति थी। ठीक है, मतलब जीवन का कोई मूल्य नहीं था, कोई भी किसी को भी मार के काट के चला जा रहा है। ठीक है, ओके, सो दैट वाज द केस आउट देयर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम गवर्नमेंट? With the blaze of violence, while the blaze of violence had risen in the country, Viceroy Wavell established the interim government. ठीक है, तो Viceroy Wavell ने interim government का निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the head of this government. जवाहरलाल नेहरू बने interim government. interim government मतलब क्या होता है? जब तक सारी परिस्थिति कंट्रोल में या नियंत्रण में ना आ जाए तब तक तुम संभालो। जैसे आपको अगर टीचर नहीं है तो टीचर एक मॉनिटर को क्लास में रख के चले जाते हैं, है ना, तो तब तक मॉनिटर संभालेगा क्लास को, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो इसी तरह से हम तो भारत छोड़ के जा रहे हैं। अभी आपके पास ये हिंदू मुस्लिम का मसला है, मुस्लिम लीग इज डिमांडिंग हर सेपरेट नेशन। टिल द थिंग्स आर सॉर्टेड आउट वी लीव इट टू योर इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट को इसको सुलझाने दो। ठीक है, ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। तो मुस्लिम लीग ने पहले डिनाई कर दिया, नहीं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट लेटर पार्टिसिपेटेड इन इट, बाद में वो पार्टिसिपेट करने लगे। बट सिंस द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हेंस द इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क स्मूथली। अभी प्रॉब्लम क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं ये हमेशा इस गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, नहीं तुम्हारी ये पॉलिसी गलत है, तुम्हारी ये सोच गलत है, तुम्हारी ये धारणा गलत है, तुम इस लॉ को लाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत सिद्ध होगा। तो हर समय भाई साहब चैलेंज है ना, हर समय क्लैश। तो ये बहुत मतलब मुश्किल पड़ गया इंटरिम गवर्नमेंट को चलाना। ठीक है, बिकॉज देयर वर कांस्टेंट क्लैशेस। द मुस्लिम लीग वाज कॉन्स्टेंटली अपोजिंग द डिसीजंस दैट वर बीइंग टेकन बाय द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्लैश है भाई साहब। ठीक है, ओके। माउंटबेटन प्लान। इंग्लैंड्स प्राइम मिनिस्टर एटली had announced that England would lead its dominion of India before June of 1948। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई साहब 1948 के जून के महीने के पहले हम लोग ये देश छोड़ के पूरी तरह से चले जाएंगे। ठीक है। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इनको अपॉइंट किया गया वाइसरॉय, मतलब इंडिया को मैनेज करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया। ही विल बेसिकली डू अ स्मूथ ट्रांसफर। जैसे देखो, अगर आप एक जॉब में हैं और आप अगर उस जॉब को छोड़कर जा रहे, आपको रिप्लेस करता हुआ कोई आएगा तो आप भाई साहब प्रॉपर हैंड ओवर करोगे, दैट इज कॉल्ड हैंड ओवर। ठीक है, तो ये माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया ताकि वो स्मूथ हैंड ओवर कर सके। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली हैंड ओवर कर सके, किसको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। माउंटबेटन हेल्ड डिस्कशंस विद प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। तो अलग अलग लीडर्स के साथ इन्होंने डिस्कशन किया। देयरआफ्टर ही प्रिपेयर्ड अ प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशंस। तो माउंटबेटन ने एक प्लान रिलीज किया कि इंडिया और पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशंस। ठीक है, इन्होंने प्लान डाल दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने फेवर किया। ठीक है। यूनिटी ऑफ नेशन वाज द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी, जिसके भाई साहब मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सब लोग थे इसमें। इन्होंने बोला नहीं, ये गलत है, हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, पार्टीशन नहीं चाहिए। ठीक है। बट द मुस्लिम लीग रिमेन्ड एडमनेंट। लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला नहीं, यही होना चाहिए। ठीक है, आप हिंदू को राष्ट्र दे दो, पाकिस्तान अलग से बना देंगे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग प्रेस देने में। नेशनल कांग्रेस वाज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन विथ कंप्लीट हेल्पलेसनेस। तो पार्टीशन हुआ, हमारे देश का विभाजन हुआ। ठीक है, और इस पार्टीशन में जितने लोग मारे गए थे आज तक उतने लोग मारे नहीं गए। ठीक है, हमारे देश में वॉर्स हुए हैं, हमारे देश में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग पार्टीशन के टाइम पे मारे गए। हिंदूज पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानीज मुस्लिम्स इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में बसे। इस उधेड़-बुन में काफ़ी सारे फैमिलीज़ मारे गए, काफ़ी सारे लोग मारे गए, वायलेंस हुआ। ठीक है, मुस्लिम्स लोगों ने उधर हिंदूज़ को मारा, हिंदूज़ ने इधर मुस्लिम्स को मारा, ऐसा बहुत ताबड़तोड़ चला।
ठीक है, मतलब उस टाइम पे लाइफ की कोई कीमत नहीं थी, और पार्टीशन में कैसे भी करके एक सेफ जगह पहुंच के अपने आप को रिस्टैब्लिश करो। ठीक है, बॉम्बे में चेंबूर को अपन चेंबूर कैंप बोलते हैं। ठीक है, चेंबूर एक जगह है भाई साहब मुंबई में, और उसको चेंबूर कैंप क्यों बोलते हैं मालूम है? कैंप क्योंकि उस टाइम पे ऐसे कैंप्स बसाए गए थे शहरों में, जहाँ पे उधर से आए हुए लोग अपने आप को बसा सकें, जब तक अपना घर बार ना बन जाए, जब तक अपने बिजनेस में वो सेटअप ना हो जाए, जब तक उनको एक कोई नौकरी ना मिल जाए, तो तब तक वहाँ पे कैंप पे रहने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब बहुत ही ख़राब परिस्थिति थी। अगर आप गूगल में जाएंगे तो आपको फ़ोटोज़ ड्यूरिंग पार्टीशन आप टाइप कीजिए, आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी। वो ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते। ठीक है, मतलब लाश पड़ी हुई हैं, ट्रेन में लाशों का ढेर है, एक एक ट्रेन पे जहाँ पे भाई साहब 100 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे 5000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर बाहर लटकते हुए, कैसे भी करके भाई साहब इस देश से उस देश पहुँच जाए। और किसी ने वो मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? उस मूवी में थोड़ा सा देखो सीन है, मिल्खा सिंह के पूरे फैमिली को मार दिया जाता है। तो ऐसा बहुत नॉर्मल था उस टाइम पे, मतलब ऐसे मतलब कोई भी आकर किसी को भी काट के चला जा रहा है, लाइफ की कोई अहमियत नहीं थी। मतलब आज आपको किसी को मारने जाओगे तो भाई साहब पुलिस में अरेस्ट हो जाओगे। उस टाइम पे कौन किसको मार रहा है, कौन किसको जिंदा जला रहा है, कोई ऐसा नहीं था। पूरी देश में अफरा तफरी मची हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, लैक्स वेयर किल्ड। ठीक है, और पता नहीं कितने करोड़ होमलेस हुए, कितने करोड़ लोगों ने अपने देश को, अपने ज़मीन को छोड़ के जाना पड़ा, अपने फैमिली को छोड़ के जाना पड़ा, सब चितर बितर हो गए। ठीक है, सो बहुत ख़राब हालत हुआ था इंडिया का पार्टीशन के टाइम पे। ठीक है, इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर इंडिया एज अ होल। तो ये देखिए भाई साहब नया आपका ऐसा क्रिएट हुआ था इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे भाई साहब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुए थे। ठीक है, जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का पार्टीशन जब हुआ तो एक वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान। आज इस ईस्ट पाकिस्तान को हम किस नाम से जानते हैं? दिस ईस्ट पाकिस्तान इज बेसिकली नोन बाय द नेम ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बांग्लादेश कैसे हुआ भाई साहब? बांग्लादेश हुआ भाई साहब, बांग्लादेश का निर्माण हुआ कैसे? हाउ डिज दिस बांग्लादेश फॉर्म? बांग्लादेश का निर्माण हुआ क्योंकि देखो एक कंट्री इधर, एक कंट्री इधर और बीच में एक कंट्री, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने तक इतना टाइम हो जाएगा कि यहाँ के लोग तब तक क्या करें? ठीक है, कोई इमरजेंसी कुछ भी है, तो ये कंट्री जो है तो कंप्लीटली इग्नोर्ड थी। ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था, एंड ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज डिस्टेंस वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, जितने भी रिच लोग हैं वो सब वेस्ट पाकिस्तान में, जितने गरीब लोग हैं वो बेचारे ईस्ट पाकिस्तान में मर रहे हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं। तो धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा, लोगों में भाई साहब एक गुस्सा बढ़ने लगा, और तब उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की। इस पार्टी का नाम था मुक्ति वाहिनी। ठीक है, इस पार्टी का नाम हुआ भाई साहब मुक्ति वाहिनी सेना, और इस मुक्ति वाहिनी सेना में लोग नियुक्त किए गए, और इस मुक्ति वाहिनी सेना को इंडिया ने सपोर्ट किया। इंडिया ने भाई साहब इसको सपोर्ट किया। ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेना को इंडिया ने सपोर्ट किया, और इंडिया के सपोर्ट से ही ईस्ट पाकिस्तान एक दूसरे कंट्री में परिवर्तित हुआ, दैट इज़ बांग्लादेश। आज तक भाई साहब पाकिस्तान वालों को इस बात का गुस्सा है कि ये कंट्री इनके हाथ से निकल गया। ठीक है, एक नए कंट्री का निर्माण हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। एक मूवी आई है हाल में, शाम बहादुर, किसी ने देखा है वो मूवी? उसमें आप देखेंगे इस चीज़ का चर्चा है कि कैसे इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश के फॉर्मेशन में, और जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ तो मतलब मुक्ति वाहिनी सेना को इंडिया ने सपोर्ट किया, जिसके वजह से बांग्लादेश का फॉर्म बना। तो पहले फॉर्मेशन हुआ, पहले बांग्लादेश भाई साहब ईस्ट पाकिस्तान था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू बांग्लादेश। ओके, चलिए भाई साहब, तो ये था कहानी, पार्टीशन हुआ, ये पहले ये सब कुछ एक ही था, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था भाई साहब, और ये अभी चितर बितर। तो यहाँ पे एक सेपरेशन हो गया, इधर एक सेपरेशन हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ इट वाज बेसिकली डिसइंटीग्रेटेड। क्लियर है? ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 18th of July 1947 ऑन द बेसिस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। तो आपके माउंटबेटन प्लान के हिसाब से द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाई साहब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। ऑन द 15th of August 1947 द टू इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो दो इंडिपेंडेंट नेशंस हुए भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान।
देयर आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम। इसके बाद भाई साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने एक्ट पास कर दिया कि आप भाई साहब अपने देश का निर्माण करें, हमारा आपसे अभी कोई लेना देना नहीं, ना ही हम आपके कंट्री में रहेंगे और ना ही आपके कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वी आर लीविंग इंडिया वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स विल ऑल्सो कम टू एन एंड। अभी इस चीज़ को समझिए, ठीक है, इंडिया उस टाइम पे जिस तरीके का इंडिया आपको दिख रहा है वैसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप आज की तारीख में क्या बोलेंगे, यू आर एन इंडियन, ये आपकी आइडेंटिटी है। चाहे आप भाई साहब मुंबई में रहें, चाहे आप रत्नागिरी में रहें, चाहे भाई साहब आप तमिलनाडु में रहें, कहीं भी रहें, चाहे दिल्ली में रहें, यू विल कॉल योर सेल्फ एन इंडियन, राइट। लेकिन उस टाइम पे लोगों की आइडेंटिटी नहीं होती थी। उस टाइम पे लोगों की आइडेंटिटी होती थी उनके गांव से। ठीक है, हम इस गांव के हैं। तभी सोचिए इस चीज़ को कि इंडिया एज अ राष्ट्र नहीं बना था। तो आप इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं, अरे क्या पागल लोग थे कि ऐसा ही बोलेंगे आप, लेकिन नहीं था भाई साहब। इंडिया एज अ राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था। इंडिया वॉज नॉट बिल्ड अप एज अ नेशन। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। देखो, इंडिया वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड एज अ नेशन, मतलब कैसा है, इंडिया में गांव की आइडेंटिटी हुआ करती थी। ठीक है, आप भाई साहब कामोटे गांव के हैं, आप भाई साहब वाशी गांव के हैं, मैं वाशी गांव से हूँ, मैं इंडियन हूँ ये नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, मेरा आइडेंटिटी मेरे वाशी गांव से है या कामोटे गांव से है, ऐसा है। ठीक है, अभी ये जो गांव होते थे वो ज़्यादा करके महाराजाओं के अंडर होते थे, नवाब महाराज इनके अंडर होते थे। ठीक है, तो जैसे सैफ अली खान को पतौदी का नवाब बोला जाता है, आपने सुना रहेगा। तो मतलब पतौदी एक जगह है जहाँ के नवाब हुआ करते थे, नवाब ऑफ औध, नवाब ऑफ पतौदी। जैसे कश्मीर, राजा हरी सिंह, ठीक है, कश्मीर के रूलर थे राजा हरी सिंह। ठीक है, तो ऐसे लोग थे और गांव के लोग भी इनको ही अपना नेता मानते थे, इनको ही अपना सब कुछ मानते थे। अभी भाई साहब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स पूरे उस पर रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने बड़े चालाकी से रूल किया। जो भी इनके प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भी नवाब थे, महाराजा थे, इनको इन्होंने अपने पोजीशन से नहीं हिलाया। इनको बोला कि भाई साहब आप हमको पैसा दीजिए, रेवेन्यू दीजिए, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो गांव के नवाब हुआ करते थे या महाराजा हुआ करते थे, इन्होंने बड़ा टैक्स लगा दिया और उसी पैसे से ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इनकी जागीरदारी रह गई। जब ब्रिटिशर्स चले गए तब इनका क्या करें, तब एक बहुत बड़ी समस्या आई। इंडिया को बनाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि इंडिया छोटे छोटे गुटों में, छोटे छोटे गाँव में और छोटे छोटे ऐसे स्टेट्स में बटा हुआ था। आज जैसे आपको इंडिया दिखता है, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र, ऐसा जैसा दिखता है वैसा नहीं था। ऐसे छोटे छोटे गाँव में और कस्बों में बटा हुआ था। ठीक है, अभी इंडिया के लीडर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जितने भी नवाब लोग हैं, जितने भी महाराजा लोग हैं, इनको डिसॉल्व करना और एक राष्ट्र में सबको लाना। ठीक है, तो फिर इनके साथ नेगोशिएशन चालू हुआ। तो सरदार पटेल, हु वाज द होम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही एक्चुअली स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद एवरीवन। ठीक है, हमारे हैदराबाद में एक नवाब थे, उन्होंने बोला मैं इंडिया का पार्ट बनूंगा ही नहीं, हैदराबाद पाकिस्तान का पार्ट रहेगा। ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती उनकी नवाबी ली गई, तब जाकर भाई साहब हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हुए। गोवा को भी हमने बहुत लास्ट में आज़ाद करवाया, क्योंकि गोवा बेसिकली एक पोर्तुगल कॉलोनी था, पोर्तुगीज़ लोगों का डोमिनेंस था। 1965 में गोवा आज़ाद हुआ है, हम आज़ाद हुआ है 1947 में, 1961-65 में गोवा आज़ाद हुआ है। तो ये सारे तमाम चीज़ें थी। ठीक है, ओके। सो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, इनका क्या करें, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ब्रिटिशर्स इनका फेवर करते थे भाई साहब। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स को चाहिए था पैसा। तुम राज करते रहो, मुझे पैसा देते रहो, तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो चलो हटो, किसी और को बैठाएंगे हम, ऐसा था उनका स्टेट। ठीक है, तो उनको राज नहीं करना था, उनको बस ये। तो आप देखोगे ये जब हुआ तो गोवा वाज स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा में अभी तक भाई साहब पोर्तुगल राज था, फिर उनको डिफीट करके हराया गया और भगाया गया, तब जाकर हमको आज़ादी मिली। ओके, द एक्ट प्रोवाइडेड देम द राइट टू ईदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे महाराजा हरी सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर में, हैदराबाद में थे, ठीक है, नवाब। तो इन सब को मतलब राइट था कि आप पाकिस्तान के साथ भी जुड़ सकते हैं और इंडिया के साथ भी। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये प्लान दे दिया था कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान दो नेशंस होंगे और ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे हैव द चॉइस ईदर टू मूव इनटू इंडिया और टू पाकिस्तान।
As per the Indian Independence Act, India was granted independence on the 15th of August 1947. तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला कभी 15th of August 1947 को, ठीक है. A meeting of the Constituent Assembly was going on in the Hall of Parliament House in Delhi in the midnight of 14th of August 1947. आपने सुना रहेगा जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच था इंडिपेंडेंस का, वो स्टार्ट ही होता है ऐसे, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक्स अप टू फ्रीडम, ठीक है. तो ये उनका स्टार्टिंग लाइन था फ्रीडम स्पीच का कि आज 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही है, व्हेन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज asleep, इंडिया विल राइज टू फ्रीडम, क्योंकि हमारा देश अभी आज़ाद हो रहा है. ये आकाशवाणी रेडियो में टेलीकास्ट हुआ था और पूरे इंडिया भर के लोगों ने इसको सुना था, ठीक है. एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर इंडियाज इंडिपेंडेंस केम, सो इंडियाज डिपेंडेंस केम टू एन इंडियन एंड एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. एक स्वाधीन स्वराज हुआ, ठीक है. द यूनियन ऑफ जैक वॉज लोअर. तो यूनियन ऑफ जैक मतलब ब्रिटिश फ्लैग, जो ब्रिटिश फ्लैग था भाई साहब आपका, ठीक है, ये जो ब्रिटिश फ्लैग था इसको भाई साहब नीचे किया गया और इंडिया के फ्लैग को ऊपर किया गया, ठीक है. एंड इट्स प्लेस द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड. तो जैसे हम झंडा वंदन करते हैं 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, वैसा ही भाई साहब इस टाइम पे किया गया, ठीक है. ओके, इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 150 ईयर्स ऑफ स्लेवरी. तो 150 सालों की जो स्लेवरी थी उससे भाई साहब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. द जॉय ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट अनटेंटेड. लेकिन ये बहुत देर वाला जॉय नहीं था, ठीक है. इंडियन पीपल वर ग्रीव्ड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड टेरिबल वायलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड. बहुत बड़ा उपद्रव हुआ, ठीक है. ये तो मतलब चलो एक अरे वाह इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन इसके बाद तांडव चालू होता है. तांडव कैसा? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अलग नेशंस बनेंगे, पाकिस्तान में जाके लोग रहेंगे और इंडिया में जाके लोग रहेंगे. हिंदूज लोग ज़्यादा मेजॉरिटी इंडिया में मूव करेंगे और मुस्लिम लोग ज़्यादा पाकिस्तान में मूव करेंगे. यही उधेड़-बुन में, मतलब आपको समझिए कल आपको आकर कोई बोलता है कि ये आपका घर है, चलो निकलो, ठीक है. अगर आप नहीं निकले तो जला देंगे, मार देंगे और मर भी देंगे, ऐसा ही. तो सोचिए उस टाइम का सिचुएशन क्या था. इट वॉज अ वेरी ऐसा एक सिचुएशन था कि लोगों का जीना मरना मतलब सब समान था, ठीक है. सो लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. अनटेंटेड नहीं था, ठीक है. इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी जी वॉज स्ट्राइविंग हार्ड इन बंगाल. बंगाल में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, ठीक है, क्योंकि मुसलमान लोग बांग्लादेश जा रहे थे और बांग्लादेश से हिंदूज लोग इंडिया आ रहे थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे थे. घरों को जलाया जा रहा था, लोगों को खुलेआम रास्ते में काटा जा रहा था, ठीक है. मर्डर्स, मतलब मर्डर आज की तारीख में क्या बोलते हो, किसी को आपने शूट किया और भाग गए, ऐसा ना. लेकिन उस टाइम पे खुल्लम खुल्ला भाई साहब 4, 5, 10, 15, 20 लोग आएंगे तलवार लेके और 30-40 लोग को काट के चले जाएंगे. ऐसा मैसेकर्स हो रहे थे उस टाइम पे. और इंडिया में लैक्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस पार्टीशन. इट वाज अ ह्यूज टर्बुलेंस. इंडिया में इतने वॉर्स हुए, इतना सब कुछ हुआ, इतने लोगों की इतने लोग नहीं मरे जितना पार्टीशन में मरे. खुद 200 साल के राज में ब्रिटिशर्स के नीचे लड़ते लड़ते इतने लोग नहीं मरे जितना ब्रिटिशर्स के जाने के बाद पार्टीशन में मरे हैं, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ. विद इन 6 months ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया, गांधी जी वॉज ब्रूटली असैसिनेटेड बाई नथुराम गोडसे. तो नथुराम गोडसे और उनकी टीम का ये मानना था कि भारत का विभाजन गांधी जी ने करवाया है. अगर गांधी जी ने हाँ नहीं बोला होता तो ये इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट नहीं होता. और इसी से उन्होंने गांधी जी को गोली मारी. ही लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है. ओके, असैसिनेटेड मतलब ही लॉस्ट हिज लाइफ. 3 गोलियां दागी गई एंड ही वाज स्पॉट डेड, ठीक है. ऑन द 30th of January 1948, गांधी जी स्ट्रोव डे एंड नाइट टू प्रिजर्व हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इन्होंने बहुत मेहनत की थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भाई साहब लगा के जोड़ के रखने की, लेकिन ही हैड टू लूज हिज लाइफ, ठीक है. तो मतलब आप देखोगे ज़्यादा करके ऐसा देखा गया है कि मतलब जो इंसान एक देश के निर्माण में या मतलब एक पूरे रीजन के निर्माण में लगा होता है, अक्सर उसको ही कोसा जाता है, ठीक है. जिसने भाई साहब नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक डायरेक्शन दिया, लोगों को यूनाइट किया, लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे जोर दिया, उसी का अंत बहुत ही बेकार हुआ, ठीक है. उसको गोली मार के मार दिया गया. तो मतलब आप सोचिए कि पहले, इसके पहले हम लड़ तो रहे थे लेकिन पूरे भारतवर्ष को किसी ने इकट्ठा नहीं किया था, ठीक है. अलग अलग गुटों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ सब लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ,
कहीं पे ट्राइबल मूवमेंट हो रहा था, कहीं पे भाई साहब कोई बम फेंक रहा था, गोली मार रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने गोलियां मारी, भगत सिंह ने गोलियां मारी, लेकिन पूरे इंडिया को यूनाइट किया था गांधी ने और फ्रीडम के जरिए। मतलब पूरे इंडिया में पैरेलली देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है भाई साहब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना और दूसरा होता है देश का निर्माण करना, ठीक है। गांधी ने दोनों भी चीज़ों को किया कि भाई आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़ेंगे भी और साथ ही साथ इस देश का निर्माण कैसे करना है उसके बारे में भी सोचना है। सिर्फ लड़के उनको मार देना या हरा देना हमारा काम नहीं है, या उनको इंडिया से भगा देना ही हमारा काम नहीं है। उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश का निर्माण करना, ठीक है, इस देश को सुचारू ढंग से चलाना। वरना कल को दुनिया यही बोलेगी कि ब्रिटिशर्स ही अच्छे थे, है ना, इनके टाइम पे कम से कम सब कुछ ठीक तो चल रहा था, अभी तो सब गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए गांधी का पैरेलल था कि लोगों के मन में देश को कैसे चलाना है इसको भी जागरूकता फैलानी है, ठीक है। लेकिन अंत बहुत ही खराब हुआ। अंत खराब हुआ मतलब जिस इंसान ने हर समय अहिंसा की बात की उसका जीवन ही हिंसा के दांव पे लग गया, ठीक है। द पर्सन हु वाज बेसिकली फेवरिंग ऑल हिज लाइफ फॉर नॉन वायलेंस मेट हिज डेथ विद वायलेंस, ठीक है। तो ये हमारे इंडियंस का जो भी है, ठीक है। सो लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द सेम एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ फॉर द सेम। So that was how the Indian Independence Act was passed and finally India gained freedom. Any questions you have for this chapter? हाँ? कहाँ? Second line, last पर. India attained independence, ये वाला? Joy of attainment. Our freedom was not untinted, ये. People were grieved due to the partition. Grieved मतलब दुखी होना. एक साथ ही हम सब रह रहे थे, ठीक है, पार्टीशन के पहले, और मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि तुम जाओ अपने देश में, तुम जाओ अपने देश में, ऐसा कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था, ऐसी प्रक्रिया हमने कभी देखी नहीं थी। और जैसे ही पार्टीशन हुआ इस चीज़ का भाई साहब हमको देखने को मिला और बड़े बेकार तरीके से देखने को मिला। जिसके साथ जिन लोगों के साथ आप घुलते मिलते खाते पीते बैठते उठते सोते थे उनको ही आप जला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, भगा रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही दिस वॉज अ फेज विच वॉज नेवर इमेजिन टू हैपेंड इन इंडिया, ठीक है। पूरे मतलब गांधी जी का अगर पूरा मूवमेंट देखोगे तो नॉन वायलेंस का था। हम हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को मारना है तो हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम बदले में रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया का जब भाई साहब इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला सबसे ज़्यादा वायलेंस हमको देखने को मिला, ठीक है। आफ्टर बिफोर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस गांधी जी समहाउ maintained a atmosphere of non-violence. The moment India gained independence, there was huge violence. ठीक है, तो पूरे इंडिया का भाई साहब ढांचा बदल गया, इतना वायलेंस देखा, ठीक है। सो दे वर ग्रीव्ड, ग्रीव मतलब बहुत दुखी हुए इस तरीके का वायलेंस देखने में, ठीक है। और ये वायलेंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, हमारे खुद के आपस में, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।